ओम शांति नमस्कार। सर्वप्रथमे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफर পৰা আপোনালোক সকলো অসমবাসীকে আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰাগ নিউজত সম্প্ৰচাৰিত ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ ব্ৰহ্মকাণ্ডৰ যে দুটা প্ৰতিবেদন প্ৰচাৰিত কৰা হৈছিল, এই প্ৰচাৰিত প্ৰতিবেদন দুটাৰ সন্দৰ্ভতে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সন্মানীয় সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুদেৱ, সন্মানীয় চেতিয়াদেৱ আৰু সন্মানীয় আগৰৱালাদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোক তিনিগৰাকীৰ কৃপাতে নিৰাকাৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাই সেৱাৰ এক সোণালী সুযোগৰ সৎব্যৱহাৰ কৰি আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই চেগতে পৰমপিতা পৰমাত্মাকো ধন্যবাদ আৰু অসমবাসী ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমবাসী ৰাইজৰ আমাৰ প্ৰতি থকা অগাধ বিশ্বাস আৰু মৰমৰ বাবেই আমি এই প্ৰতিবেদনটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি দুখিত এই কাৰণেই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ নামটোৱে ভুলকৈ প্ৰচাৰিত কৰিছে। ব্ৰহ্মকুমাৰী ঠাইত যদি ব্ৰহ্মকুমাৰী লিখে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু প্ৰাগ নিউজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ হ'ম। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় যি মূল আধাৰ, যি হৃৎপিণ্ড, যি নিৰাকাৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য জ্ঞান মুৰলী, এই মুৰলীৰ যি অপব্যাখ্যা কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, সেয়ে ভাবিছোঁ আমাৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীয়ে এই মুৰলীৰ সন্দৰ্ভত কি কৰিছিলে শুনিবলৈ জানো মন নাযাব? আহক আমি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীৰ মুখেৰে শুনো मुरलीनु की। आज इस अव्यक्त मुरली क्लास में आपके साथ में भी सम्मिलित हुई, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती हूँ। बाबा ने मुझे बहुत बार बुलाए हैं, लेकिन बाबा मुझे जो काम में नियुक्त दिए हैं, बाबा के काम के साथ साथ बहुत सारा काम के लिए मुझे समय देना पड़ता है। इस पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही हूँ। पहले मुर्मू का जुड़ाव भक्ति मार्ग की कई संस्थाओं से था, लेकिन उन्हें आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती थी जो उन्हें चाहिए थी। मुर्मू 2009 में जब झारखंड की राज्यपाल थी, तब पहली बार इस संस्थान के संपर्क में आई। 4 साल के भीतर द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में 3 ट्रेजेडी देखी। वह कहती हैं कई महीने तक वो डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और सदमे से उबरने के लिए ध्यान की ओर रुख किया। वो कहती हैं उसी से उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। आंखों से गंगा जमुना बहता था, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ना है। शक्ति देने के लिए ऐसे एक शक्ति चाहिए, ऐसे एक शेल्टर चाहिए कि मुझे आगे ले जा सके। वहाँ के बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। मुझे बताया गया है कि आपको 3:30 या 3 बजे उठना है। मुर्मू ने लेकिन राजयोगी बनने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की, अपने जीवन और दिनचर्या को बदल दिया। शुरुआत में उन्हें कठिनाई भी आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ब्रह्मकुमारी बहनों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों का जीवन बदलने के लिए प्रयास करने लगी।
ध्यान तो नहीं लगता था, लेकिन बैठना मैं शुरू किया। लगा कि कोई मुझे रात को 3:30 बजे 3 बजे उठा देते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी। और आहिस्ता आहिस्ता हम हाँ सुप्रिया बहन के साथ गांव-गांव घूमे। इतने बहुत सारे करीब 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए, और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया। नहीं यही रास्ता सही है। रायरंगपुर स्थित द्रौपदी के घर में भी उनका पूजा का कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्रह्मा कुमारी सेंटर का है। शिव बाबा की ट्रांसलाइट से निकलने वाली रोशनी का वह ध्यान करती हैं। मुर्मू कहती हैं वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में चलने वाली नियमित मुरली क्लास जाती थीं और ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को जीवन में अपनाने से धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व बदलने लगा। मेरे जो चाल चलन चेहरा अलग सा था, मैं थोड़ा गुस्से वाली थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को मुझे लगता है, बहुत कम हो गया है। और जिंदगी खुशी महसूस हो रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। बहुत सारे आत्माओं को मैंने सलाह दी, तो बहुत सारे आत्माएं भी इसी रास्ता पे आए। मुझे खुशी हो रहा है कि जिंदगी जीने का जो कला बाबा ने जो सिखाए हैं यही सही है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होगा। आज भी मैं मुरली पढ़ती हूँ, ऐसे पहले जैसा मैं प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा पाती। वहाँ निर्मला बहन बीच बीच में बुलाते हैं, लेकिन इतने ताम झाम ये सब इसके साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कंप्यूटर से रोज मुरली निकाल के मैं पढ़ती हूँ। सुबह शाम अकेला पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, अपना एक कमरा बनाई हूँ। ओडिशा में जिस सेंटर पर वो जाया करती थीं, गवर्नर बनने के बाद प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें वह नियमित जाना छोड़ना पड़ा, लेकिन राजयोग और ज्ञान को उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब राजभवन गई तो राजभवन का माहौल थोड़ा अलग सा था। जाने से पहले मैंने बोली कि नहीं, मेरा खान पान ऐसे होना चाहिए और ये सब चीज़ें थोड़ा ये सब करना चाहिए। तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। आज मुझे बाबा ने केवल, मैं अपने सेंटर में सुबह शाम नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। बहुत सारा सेंटर भाई बहनों के साथ वहाँ सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है, और बाबा का काम में मैं थोड़ा बहुत समय दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। कोई भी सेंटर में मुझे बुलाने से मैं ना नहीं कहती, चली जाती हूँ, क्योंकि भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। उनका सकाश लेने के लिए, उनका दृष्टि लेने के लिए, मैं वहाँ का वाइब्रेशन लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल में अलग से महसूस होता है, अलग से दुनिया में थोड़े देर के लिए जीने के लिए मन कर रहता है। इसीलिए मैं बार बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती हैं, ताकि कहीं दूसरी जगह आने जाने पर भी उनका ध्यान का क्रम ना टूटे। मुर्मू का कहना है कि ईश्वरीय सेवाओं के लिए शिव बाबा ने उन्हें खुद चुना है, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करती हैं। बाबा भी कहते हैं, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे या जंगलों में रहे, कहीं पे भी रहे, अपना बच्चों को बाबा चुन लेते हैं। मुझे पता नहीं मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ, लेकिन बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। মুৰলীৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ অনুভৱ নিশ্চয় হৈছে। আহক এতিয়া আমি সেৱাৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰোঁ। ব্ৰহ্মাকুমাৰীয়েনো কি সেৱা কৰে? এই ব্ৰহ্মাকুমাৰী সেৱাৰ বিষয়ে আমাক জনাব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী ডাঙৰীয়া আৰু বিশিষ্ট সমাজসেৱক আন্না হাজেৰে ডাঙৰীয়াই। আহকচোন তেখেতলোক দুয়োজনৰ মুখেৰে আমি
ব্ৰহ্মকুমাৰী সেৱাৰ বিষয়ে অলপ জ্ঞাত হওঁ। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया, जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमान संभाल ली, तो इससे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आप सब भाई बहन जो एक सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के लिए कोई शब्द नहीं है, उस सेवा की कोई कीमत नहीं हो सकती। ऐसी सेवा को पहले तो मैं नमन करता हूं। आज मैं और मेरा, इसके परे देखने की दृष्टि रही नहीं इंसान में। मैं और मेरा, कई लोग तो मैं और मेरा इस कहकर भी नहीं रुकते। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में इतना बड़ा त्याग करना इतना आसान नहीं है कि क्या परमात्मा शिव बाबा की कृपा हम सब पर हुई, इसके कारण हम उनके सानिध्य में आ गए। ये सबके भाग्य में नहीं है। दुनिया में 120 करोड़ जनता है, ये सबके नसीब में नहीं होता। उसके लिए प्रारब्ध होना चाहिए, हमारा पूर्व संचित होना चाहिए, तभी हमें परमात्मा शिव बाबा के दरबार में आने का रास्ता मिलता है। वो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, सबके नसीब में नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के साथ हम सेवाधारी बनकर जो आए हैं, हमारा प्रारब्ध है, हमारा पूर्व संचित है, इसलिए यहां आने के लिए हमारा सौभाग्य मिला। विद्यालय तो बहुत है, देश में है, दुनिया में है, क्या कम विद्यालय है? उन सब विद्यालय का एक ही उद्देश्य है, इंसान का निर्माण, सुसंस्कृत इंसान, वो निर्माण करने का उद्देश्य है सभी विद्यालय। लेकिन आज क्या दिखाई दे रहा हमें? विद्यालय से क्या कम लोग निर्माण किए हम? अरे लाखों लोग निर्माण किए, करोड़ों लोग निर्माण किए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, वैज्ञानिक बनाए। क्या सुनते हैं हम आज, क्या पढ़ते हैं अखबार में? ब्रिज का ओपनिंग करने से पहले ब्रिज टूट गया, पानी के टाकी का ओपनिंग करने से पहले टाकी गिर गई। इंजीनियर तो बन गया और सीमेंट और पत्थर खाने में अपना जीवन बिताता हो तो इंजीनियर बन के क्या किया? इसलिए आज इतने विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन सुसंस्कृत इंसान निर्माण नहीं हो रहा, यह दुख की बात है। वो काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से हो रहा है, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जगह नहीं मिलती। दिल्ली में देखो, कोई भी शहर में देखो, कितनी भीड़ है, चलने का रास्ता पूरा पड़ रहा है। सवेरे 4 बजे उठता है,
रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगा है। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाने तो कोई भी रुकता नहीं। दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में देखो कुछ नहीं, तो जीता किस लिए? ये ज्ञान हमें जो परमात्मा बाबा ने दिखाया वो महत्वपूर्ण है। वो ज्ञान दिखाया कि जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। तो जीने का मतलब क्या है? किस लिए दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है आनंद के लिए, समाधान के लिए। हर इंसान दौड़ रहा है आनंद के लिए, लेकिन आनंद कहां खोज रहा? बाहर। यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, गाड़ी में मिलेगा, माड़ी में मिलेगा, जमीन में मिलेगा, खोज रहा। एक तरफ आनंद के खोज में लगा है और दूसरी तरफ एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली लेकर सो रहा है। तो हमें आनंद का पता बताया परमात्मा बाबा ने। उन्होंने कहा बच्चों आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने अंदर से मिलता है, बाहर नहीं। वो आनंद अंदर से मिलता है। ये मेरा आपसे उपदेश नहीं, मेरा भाषण नहीं है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। से आनंद का है। हाँ, तो हम सबका सौभाग्य है कि हम परमात्मा बाबा के दरबार में सब आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और दीदी और आप सब ने मेरे जैसे एक फकीर आदमी का सम्मान किया। जो सम्मान किया, एक बात तो मुझे आज अनुभव हुआ। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां कहां अवार्ड दिए लोगों ने, लेकिन उस टाइम पर जो आनंद मुझे नहीं मिला होगा वो आज मिल रहा है। ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ ব্ৰহ্মকাণ্ডত ব্ৰহ্মা বাবাৰ সম্পৰ্কত অপশব্দ প্ৰয়োগ কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। সেই ভাবিছোঁ ব্ৰহ্মা বাবাৰ বিষয়ে জানাটো আমাক খুবেই দৰকাৰ আৰু বহুত প্ৰয়োজন আছে। সেই আমাক ব্ৰহ্মা বাবাৰ সম্পৰ্কত অৱগত কৰাব ডক্টৰ সতীশ কুমাৰ গুপ্তা, ডাইৰেক্টৰ অফ কাৰ্ডিঅ'লজি এণ্ড মেডিচিন, JWM গ্লোবেল হস্পিটেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, মাউণ্ট আবু, ৰাজস্থান। আহকচোন আমি ডক্টৰ সতীশ কুমাৰ গুপ্তা মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ব্ৰহ্মা বাবা প্ৰকৃততে কোন আছিল আৰু ব্ৰহ্মা বাবা प्रकृत स्वरूप दोनों की। तो इस तरह से फिर 91 में जब मैं यहाँ पर आया, हॉस्पिटल शुरू हुआ 24 अक्टूबर 1991 में, तो मुझे याद आता है कि जब 24 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हो गया, 29 अक्टूबर को मुझे शाम को जब मैं लंच टाइम में आया और लंच करके जब जा रहा था वापस पांडा भवन से वहाँ रेस्ट करने के लिए ज्ञान विज्ञान भवन में, तो मुझे अचानक दर्द हुआ पेट में ज़ोर से। ओके। कि तो मुझे, मैं इससे पहले ही बता दूं कि मेरे को कभी भी 5 साल हो गए थे मुरली सुनते हुए, रेगुलर मुरली सुनते हुए और ज्ञान योग में आते हुए, कि तो मुझे कभी भी सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं हुआ था। संदेशी आके अपने मुरली सुनाते रहेंगे आप, हाँ जी। भोग का संदेश, भोग लगाते थे, संदेश सुनाते थे। मुझे विश्वास नहीं होता सूक्ष्म वतन क्या है। सूक्ष्म वतन के बारे में मुरलियाँ तो चलती थी पर मुझको समझ नहीं आता था और मैं कभी सूक्ष्म वतन में जा नहीं पाता था। तो मेरे को बड़ा अंदर से मतलब कई बार कन्फ्यूजन सा होता सूक्ष्म वतन की। जब बात आई सूक्ष्म में कन्फ्यूज हो जाता था। तो मैं कहता क्या है सूक्ष्म वतन, किसी से एक दो से पूछा, वो भी समझा नहीं पाए। फिर मेरे को जब मैंने बताया 29 अक्टूबर को मुझे पेट में दर्द हुआ, तो कमरे में जाके फिर उल्टी भी आई
मैं ज्ञान विज्ञान भवन में 6 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था। तो मैं जाके लेट गया वहाँ पर, और फिर 4 बजे के आसपास जब मेरे को दोबारा जाना था तो मेरे को तबीयत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, कोई भाई मुझे पास आया कमरे में, डॉक्टर साहब आपके पेशेंट बैठे हैं। वहाँ से फ़ोन आया, आप, मैंने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम दर्द हो रही है, उनको बता दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और हो सके तो कोई वो डॉक्टर वहाँ से देखने मुझे आए। तो थोड़ी देर में 5 बजे के आसपास वहाँ से डॉक्टर्स आए और उन्होंने देखा तो मेरे को एक्चुअली मुझे अपेंडिसाइटिस का दर्द हो गया था पेट में। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रात को 8 बजे तक मतलब उल्टियाँ भी लग रही थी, दर्द भी काफ़ी हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया, जो डॉक्टर्स आए थे, कि इनको तो अपेंडिसाइटिस, शायद अपेंडिक्स फट ना जाए। तब तक माउंट आबू में हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं थी कि हमारा ऑपरेशन हो सके। तो उन्होंने कहा इनको एटलीस्ट कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि अगर फट भी जाए तो वो फैले ना, सेप्टिक ना फैले। तो मेरे को एक पेनिसिलिन की टेस्ट डोज दी गई साथ पे, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर जब टोटल डोज देने लगे मुझे, तो मुझे रिएक्शन हो गई, मेरा सांस घुटने लगा। तो इस हाथ में इंजेक्शन लगा रहे थे राइट हैंड में, और बाएं हाथ का मेरा यहाँ पर आ गया, मेरा सांस घुट रहा था, पसीना सारे शरीर में आ रहा था। तो वहाँ साथ में डॉक्टर बैठे थे, मैंने कहा, उनको बताया कि मैं तो जा रहा हूँ, उनको मैंने सब बोला। और थोड़ी देर में मैं छत के पास आ गया, नीचे मेरी बॉडी बेड पे, मैं बॉडी को देखा और मैं छत के पास पहुँच गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये शरीर, जैसे एक तो शरीर मेरा बेड पे पड़ा हुआ है और एक शरीर मेरा जो मेरे साथ है, मतलब ऐसा ही बिल्कुल जैसा ही है ना, ये जैसे शरीर है, ऐसा एक लाइट की बॉडी मेरे साथ है। तो मैं ऊपर हूँ पर ये बॉडी नीचे है, मैं ऊपर। मतलब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि बॉडी मेरी हाँ, नीचे मेरे है। शरीर पे नीचे पड़ी, बेड पे पड़ी हुई है, और आसपास कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं, मेरे को पता नहीं लगा कौन है, पर वो भी मतलब नर्सिस खड़ी हैं। किंतु मैं जो है छत के पास था और मुझे उनसे ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं हुई। मैं छत के अंदर से निकल गया, हालांकि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो मैं छत से ही निकल गया अंदर। आप ऊपर की तरफ? हाँ, तो जा रहा हूँ ऊपर, स्पेस में जा रहा हूँ, तो मुझे जो ब्रह्मा बाबा है ना, हाँ जी, तो मुझे लगा कि ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए ऐसे ना, और मुझे लगा मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वो ऐसे वहाँ पर थे, ऐसे बैठे थे जैसे बैठते ना, जिससे उनका पोज था जी। और ब्रह्मा बाबा ने मुझे ऐसे ही किया, हाथ से ऐसे किया। तो पहले मैं समझा कि शायद मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, फिर मुझे लगा रोक रहे हैं मुझे ऊपर आने से। तो मैंने कहा बाबा, बाबा ने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने भी मुँह से कुछ नहीं बोला, शायद विचारों से बात की। तो मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा ने ऐसे कहा, फिर बाबा ने बिना मुँह से बोले, क्योंकि अभी तक मैं समझता था कि मुँह से ही बात होती है ना, पर मैंने पहली बार वो बताते थे, संदेशी बताती थी भोग में, कि हमने बाबा से बातें की, बाबा से संकल्पों से बातचीत होती है, इशारों से बातचीत होती है, भावना से बातचीत होती है। मुझे तो समझ नहीं आती थी, तो पहली बार मुझे लगा कि संकल्पों से बातचीत कैसे होती है। कि भगवान ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं बच्चे, अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। और मैं तुरंत अपनी बॉडी में आ गया। उसमें 8:30 बजे थे लगभग, जब मेरे को जब इंजेक्शन आया तो उसमें 8:30 बजे थे। तो पता नहीं कितने, मुझे नहीं वापस कितने बजे आया, शायद 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद आ गया हूँ। तो फिर मुझे 11:15 बजे होश आई। जब हम गीत चल रहा था, मुझे कुछ लोग कमरे मेडिटेशन कर रहे थे, तब मुझे होश आई थी। 8:30 से 11:15 बजे मुझे होश आई। तो ये मेरा पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था कि कैसे, उससे पहले मुझे विश्वास नहीं था सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म वतन होता है, सूक्ष्म वतन में कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दादा होते हैं, और कैसे हमारी संकल्पों से बातचीत होती है, इशारों से बातचीत होती है। तो वो सब मुझे पहली बार विश्वास हुआ। ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ নিয়মীয়া অভ্যাসে এজন মানুহৰ জীৱনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়, ৰাজযোগ আমাৰ জীৱনৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এই বিষয়ে আমি জানিম। আৰু এই বিষয়ে জনাব আমাক সুৰেশ অব্ৰয়দেৱে। আহক সুৰেশ অব্ৰয়দেৱৰ মুখেৰে আমি শুনো ৰাজযোগনো আমি কিয় শিকিব লাগে। सुबह टीवी चैनल्स देखने लगा, रिलीजियस चैनल्स, ये आस्था वगैरह 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 जितने आते, कभी कोई
भक्ति करता था, कभी कोई लेक्चर देता था, कभी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। तो मैंने देखा एक बार एक सफ़ेद साड़ी पहन के एक बोले एक तीर आता है, तीर जाता है, एनर्जी goes, it comes back and block black ball। मैंने बोला यार ये तो ठीक ही ये तो बात तो अच्छी बोलती है ये लड़की जो भी है, हैं? मैं तीर जो जा रहा है जो वापस आ रहा है, हाय। तो मैंने बोला जो तीर सच्ची भी वापस आ रहे मेरे साथ वो तो सही आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने बोला यहाँ जो आत्मा, ये सोल, बोला हाँ। अब मेरे दिमाग में ही अटक गई। रोज सुबह उठ के देखना, अब मैं नींद से उठता था, आइदर सोल में ब्रश करने जा रहा हूँ, आइदर सोल में अभी नहा रहा हूँ, आइदर सोल में कपड़े। मैं पागल हो गया। मैंने बोला ज्ञान के पीछे, अब मैं पीछे पड़ता ना कोई भी चीज के तो पढ़ता ही था। मैंने बोला ये तो ज्ञान लेना ही पड़ेगा। फिर मैं नीचे देखा अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी, फोन नंबर लगाए, फोन वोन किया तो उन्होंने बोला फिर वहां पे जाओ। तो मैंने बोला आप ज्ञान देते हैं, कहाँ देते? बोले नहीं अभी पहले आप बॉम्बे करिए फिर कभी दिल्ली आना। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लास जाने लगा, सेंटर जाने लगा। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने बोला कि यार वो तो सुबह उठ के 4 बजे बोला एक दिन आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, एक दिन उठ गया 4 बजे, मेडिटेशन किया, मजा आया। दूसरे दिन तो ज्यादा टिका ली थी, तो सुबह 4 बजे मैंने बोला ओके सिट बैक इन ए कंफर्टेबल पोजिशन। तो मैं बोला हाँ आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई बेड। मैं आराम से सिटिंग बैक नहीं, लाई बैक करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। अब आप ध्यान से मेडिटेशन करिए। और मैं ऐसा मेडिटेशन में गया कि 8 बजे उठा। हाय मैंने ये थोड़ा 4 बजे से 8 बजे तक, तो उसको भी मैं चीटिंग कर लिया। वहां भी चीटिंग करो भाई, आराम से हो, ये है वो है। तो धीरे धीरे मन को इतनी मुश्किल से मनाना पड़ता था। हर चीज में वो मेरे से वो हो जाता था। तो हाल ये हुआ कि लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आए। वैसे भी हमारे घर में एक गुरुजी आए थे, तो उन्होंने बोला कि घर पे मैंने इनवाइट कर लिया। तो जगत गुरु शंकराचार्य बोले गाय का दूध पीते हैं वो। मैंने बोला यार मर गए। वो मैं पूछे प्लास्टिक, हम तो गाय का दूध कहाँ से, प्लास्टिक की थैली खोली दूध लिया, हमको क्या मालूम दूध गाय का होता है, भैंस का होता है, क्या होता है। दूध है, थैली आके वो रख जाता है बोलते। अब वो ढूंढते ढूंढते बोरीविले के भी आगे कहीं जाके मेरा आदमी 30 किलोमीटर दूर वहां से लाया। तो लाया। मैंने बोला यार कुछ तो होगा उसमें, जैसा दीदी कह रहे थे अभी, जैसा अन्न वैसा मन। तो मैंने बोला हम लोग भी क्यों नहीं मंगा के देखें वो। तो वहां से चेंजेस धीरे धीरे, एक ये चल रहा था, एक उस दिन वो भी अचानक हो गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं गाय का दूध हमने घर में, जानवर का दूध से भी इतना परिवर्तन थिंकिंग में आया, इतना चेंज आया मेरे अंदर कि मैंने बोला भाई थिंकिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। फिर मैंने कहा हाँ ये ब्रह्मा कुमारी सही बोलते हैं कि जानवर का जैसा अन्न वैसा मन। तो बचपन में माँ भी बोलती थी पुत्र मन जीते जग जीते, तो हम भी समझते ही नहीं थे। हाँ मैं डरपोक है, मेरी माँ ऐसी डराती रहती, कमजोर है, क्या मन जीते, मारो 2 थप्पड़ सब काम निकल जाता 2 सेकंड में। मेरा नेचर अलग था, मदर का पूरा स्पिरिचुअल था। तो अभी जैसा ज़्यादा समय नहीं है, वरना आपको मैं बहुत सुनाता, बड़ी कहानियाँ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज दीदी भी पूछ रहे थे सुरेश जी आप आ गए, वेरी गुड, हम तो सोचे कि आप बेंगलोर में ही नहीं आने वाले हैं। मैं बोला हाँ विलन की ज़रूरत है, हिंदी फिल्म कैसे बनेगी, खाली हीरो से काम नहीं चलेगा। ये हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी है, एक तो विलन चाहिए बीच में, हाँ, जो बताए कि मैंने कितने कितने रावण जैसे काम किए हुए हैं। तो एनीवे धीरे धीरे
हुआ यूं कि अभी मेरी बैड हैबिट्स नहीं बताऊंगा आज ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमराज लिख रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं थोड़ा इनको फॉलो करने लगा। तो बोले, मैं लिखा चिट्ठी, तो बोले कि आपको रोज जाना है क्लास में। मैं बोला यार यहाँ सुन लेते हैं ना टीवी पे, क्या है क्लास जाओ उठो चाय पीते पीते बैठो आराम से। बोला नहीं 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 जाऊंगा। जैसे जैसे क्लास जाने लगा तो हुआ ये कि बाबा भी लिखते हैं, मुरली में आता है कि आपके लिए लाइफ में टेस्ट पेपर आ जाते हैं, एग्जामिनेशन आते हैं। मेरे साथ एक दिन ये हुआ, मेरे भाई का बेटा किसी से लोन लिया था, मनी लेंडर होते हैं ना जो लोन देते हैं। तो मुझे मालूम नहीं था, मेरे पास रोता हुआ आया, भाई भाई गुंडे आ गए घर पे, ये आ गए, मैं डर रहा हूँ, नर्वस हूँ, घर में वो बच्चे को उठा लेंगे, ये करेंगे। बोले हुआ कि इतना क्यों घबराया हुआ? तो पसीना पसीना टपक के रोने लगा। बोला हुआ क्या? मैंने बोला उसको बोला, तो आप क्यों मिल रहे? वो डरा। मैंने बोला बुलाना, सन एंड सैंड में बात करेंगे। उसको बुलाया, मीटिंग की, चाय वाय पी, बात की। मैं बोला यार तुम दोनों आपस में सेटल करो ये। एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, फिर वो मेरे को भूल गया मैं बात। भूलने के बाद एक दिन सडनली मेरे घर में टाइम्स ऑफ पेपर, पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर याद नहीं, पूरे पेपर जो फ्रंट पेज पे सुरेश ओबरॉय, विवेक ओबरॉय 3 करोड़ का चेक बाउंसिंग में फंस गया, पकड़ा गया। पुलिस उनको नॉन अवेलेबल वारंट अगेंस्ट ओबरॉय फैमिली। अरे मैंने बोला यार 30-40 साल जिंदगी में सिर्फ इज्जत कमाने के लिए रहे, तो पूरी मार्केट में तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। आया मेरे को गुस्सा, मैं बोला इसको तो नहीं छोड़ूंगा। जैसे दीदी बोला ना, वो बोला अब आया ना शाम को, अभी ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब पहाड़ से। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा। और दूसरा, घंटी बजे, नॉन अवेलेबल वारंट आ गए, घंटी बजे, तो मैं देखूं मैं पुलिस तो नहीं आई, पकड़ लेंगे यार, टीवी वाले तो नहीं आ गए पुलिस के साथ। कैसे कैसे दिमाग में विचार आने लगे। और शाम को गुस्सा, दिन में गुस्सा। मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने बोला शिवानी बहन मेरा एक प्रॉब्लम है, तो ये आदमी ने मेरे साथ चीटिंग की, तो आप उसको लीगली चाहेंगे? मैं बोला पागल हूं मैं, लीगली चाहेंगे? वो लीगल आया है क्या मेरे पास? अगर वो लीगल होता तो सच, मैंने तो उसको मिला ही जिंदगी में नहीं, मीडिएटर बन के बीच में चाय पिलाया, वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया। उसके ऊपर से मेरे ऊपर ये केस, मेरे ऊपर बदनामी हो रही है। मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी अपने आदमी भेजता हूँ, दिखाता हूँ उसे, उसके पास ये है क्या 4 गुंडे, मैं 10 भेजूंगा। बोले आप ऐसा सुरेश भाई बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा फिर क्या करेंगे? आप लीगली जाएंगे। तो गुस्सा है, मतलब ये ब्रह्मा कुमारी में कहीं फंस गया मैं यार। लीगली जाएंगे, वो इलीगल आ रहा है, मैं लीगल जाऊं? चलो जाएंगे, लीगल जाएंगे। गया मैं, वकील मलाड में मेरा वकील था, सब किया। थोड़े दिन के बाद मैं 2 दिन 3 दिन हो, मैंने बोला अभी मैं लीगल चला गया, अभी ये आदमी को मेरे बहुत गुस्सा है, नहीं अब आप उसे सकाश देंगे। मैं बोला क्या क्या मतलब साहब? आप उसको अच्छी दुआएं दो, उसको व्हाइट लाइट में लाओ, उसको प्यार भेजो। मैं बोला दो उसको मारूंगा, प्यार भेजो। क्या क्या? उधर से ब्लैक बॉल का जवाब व्हाइट बॉल से दे। मैंने बोला ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं उसको मारूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, लीगली जाऊंगा, बट उसको मैं अच्छी वाइब्रेशन दूं, दुआएं दूं। क्या हो गया आपको? नहीं सुरेश भाई, आप उसको सुबह 4 बजे सकाश सकाश। मेरे को आया गुस्सा, जैसे वो आया मेरे सामने 4 बजे सुबह, मैं उसको मार रहा हूं, 2-3 घुसे मार के उसको पटक रहा हूं। मैंने बोला तेरे को खिलाया पिलाया, बीच में आया तो मेरे बेटे का भी नाम खराब, मेरा भी खराब, ये क्या नॉनसेंस क्या है? फिर बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा 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 मेहनत कर करके 4-5 दिन 15 दिन, उसके बाद वो भी नहीं आया, उसका फोन भी नहीं आया, हम लोग केस भी जीत गए, बाकी सब ठीक हो गया। थोड़ी ताली मारो तो अच्छी तरह से मारो ना, मुलुंड वाले। तो ये लाइफ में ये चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में, किधर से मैं तो गाड़ी वाड़ी लेके
जीप विप लेके आदमी 2-3 आदमी खुद साथ चला जाता उसके घर में। इतना गुस्सा आया था, मेरा नाम बदनाम, मेरे ऊपर पुलिस के अंदर केस, मेरे ऊपर वो क्या बोलते हैं नॉन अवेलेबल वारंट रियली कोर्ट के, मेरे को तो सब पे गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद देखो उसका फायदा ये हुआ। एनीवे, तो एक कितने मिनट हो रहे हैं? नहीं टाइम हो रहा है, आपका भी मेडिटेशन करना है। सुबह उठ के जो मेडिटेशन में किया और जितनी बार क्लास में गया तो मुझे बहुत उससे फर्क पड़ा। मैंने बोला नहीं यार क्या है, टीवी पे देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं हुआ। अभी मैं जो बैंगलोर गया था, मेरी सिस्टर का बहुत बुरा हाल था, तो मेरे से देखा भी नहीं गया, सब पैरालिसिस हो गया इधर, क्योंकि ये ब्रेन का हेमरेज होके ब्लड सब हो गया, लेफ्ट साइड बिल्कुल बात भी नहीं करना, खा भी नहीं सक रहे थे ऑल। तो जब मैं बाबा मिलन पे गया था तो मैंने बाबा से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि इतना अच्छा ज्ञान है, मुझे इसका एक आप मेरे ऊपर एक आशीर्वाद दो कि मेरा पूरा परिवार ये क्लास में आए आपकी ब्रह्मा कुमारी की। तो मेरी छोटी बहन भी जाती है हैदराबाद में, वो भी आई थी बैंगलोर। आज बोल रही थी सुबह, बोलती बाबा ने हमको बचा लिया। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले देखो हम लोग कितनी भक्ति करते थे, उसका फल जो मिला ज्ञान का, आज ज्ञान से मुझे कितनी, मैं ज्ञान से अपनी बहन को देख रही हूँ, वरना मेरी हालत देखी नहीं जाती, और वही ज्ञान से मैं चल रही हूँ। मैंने पूछा भी उसको, मैं ऐसे नाश्ते में क्या खाओगे, आपके लिए अंडा मंगाऊं क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था। तो इतना अच्छा वो ज्ञान पे चल के उसको सामने प्रैक्टिकल देखते हुए इतना मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं भी सही रास्ते पे हूँ। तो ऐसा लगता है नहीं कहीं गलत तो नहीं है। तो छोटी बहन ने मेरे से भी ज़्यादा उसको ज्ञान पे लेके ज्ञान से समझाया, मेरे को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज वाले ज्ञान के सब्जेक्ट में उसने समझाया कि उसने कैसे अपनी बहन के साथ बैठ के उसको हाथ भी लगाती थी, प्यार भी करती थी, खाना भी खिलाई। 2 दिन में मेरी बड़ी बहन का जो है चेहरा बदल गया। ये हाथ में जितने ये थे निकल गए, सब निकाल दिया। अभी डायरेक्ट मुंह से खाना देते हैं, डायरेक्ट मुंह से पानी देते हैं। सब 2 दिन के अंदर इतना परिवर्तन, इतना बड़ा मैजिक। डॉक्टर खुद बोल रहा था कि इतनी साकाश, इतना प्यार, इतना देख के कि अभी हम उनको 2 दिन में घर भेज देंगे। तो इसलिए आज मैं आपके सामने यहाँ आ पाया, और बस एक छोटी सी आपको बात सुनाऊंगा लास्ट में, क्योंकि ये मेरी फेवरेट छोटी सी कहानी है। आधा मिनट और लूँगा। एक स्कूल में एक लड़का था, बड़ा नॉटी था, बहुत स्मार्ट भी था, इंटेलिजेंट भी था। वो बोले ये टीचर हमेशा राइट क्यों रहती है, ये गुरु लोग, टीचर लोग, बड़े लोग हमेशा राइट क्यों है? वाई? आई विल प्रूव यू रॉन्ग, मैं बताता हूँ। तो इंटरवल में क्या किया, उससे एक तितली पकड़ के लाया स्कूल में। तितली पकड़ के लाया और लास्ट बेंच पे खड़ा होकर बोला, टीचर आप ये बताओ, ये तितली जिंदा है कि मरी हुई है? टीचर तो टीचर ही है। उसने सोचा मैं जिंदा बोलूं तो वो सिर्फ मसल देगा और छोड़ देगा, बोले मरिए, और मैं मरी बोलूंगा तो वो छोड़ देगा। अब 2 तरफ से टीचर फंस गया। इतना सुंदर जवाब दिया टीचर ने बोला, सन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। अब मैं वहां से आया अपना अनुभव सुनाने के लिए, दीदी दिल्ली से आज सुबह आई आपको सुनाने के लिए। अब आप उसमें से क्या पॉइंट उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे चलते हैं, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। मेरा एफर्ट यही था कि घर से उठ के वहां बैठ जाना क्लास में, और क्लास में जैसे बारिश में आदमी भीगता है, बारिश में जाने से
उसको कुछ एफर्ट नहीं है, सिर्फ घर से निकल के बाहर जाना है। तो मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड किया और सुबह उठ के वो मेडिटेशन किया, राजयोगा की। और रोज मैं घर पे तो वैसे सिगरेट पीता ही नहीं था, डेली सिगरेट पीता था मैं रोज। घर में बाहर जाते जाते ड्राइवर को बोलना गोल्फ कोर्स क्लब तक चेंबूर डेली जाना, जाते बार 2 आती बार 2, खरीदी। तो मुझे तो याद भी नहीं वो कब छूटी। इसमें मैंने मेहनत नहीं की। अगर कोई बोले कि इसमें कुछ मैंने तड़पता था या च्युइंगम खाया था या मीठा खाया लिया या भाग आया, कुछ नहीं। अब तो कुछ दूर से पिए तो उल्टी आती है। तो अपने आप मेरा हुआ, मुझे तो मालूम नहीं इसमें एफर्ट क्या होता है। मैंने एफर्ट इतना ही हुआ कि बाबा की कृपा है। खाना पीना धीरे धीरे खुद ही छूटा, ऐसे जैसे सूखा पत्ता झाड़ से गिरता है, ऐसे गिर गया। तो भाई साहब ने बोला आपका इसमें अनुभव सुनो। अनुभव यही है कि डेली की क्लास में जाना, इतना ही एफर्ट है मेरा। वो सुबह जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे उठ के, आज इसको मारा, आज इसका हुआ, इसका ही मर्डर हो गया, वो फलाना मिनिस्टर पकड़ा गया, फलाना चोरी हो गया, ये सारा दिन वो। और 8, 10, 20 कप चाय, सुबह बैठे बैठे। तो सुबह जल्दी उठने से रात को अपने आप जल्दी नींद आती थी। और जैसे जैसे सात्विक होता गया, तो अभी तो कोई आसपास में, कोई पड़ोस में भी कोई प्याज का तड़का लगाए तो मेरी नाक जलती है। जबकि हर एक खाने का हर माहौल, हर एक उसमें मॉर्सल में, एक गराई में अब मेरा अनियन होता था। और डेली पूजा तो घर में लड़ाई हो जाती थी। मतलब पूजा हो जो तुम्हारी होएगी, आज व्रत है तुम्हारा होगा। मेरे को अच्छा प्लीज आज मटन नहीं खाओ एक दिन, मेरी वाइफ बोलती थी। आज अच्छा आज अंडा खा लो, हाँ ठीक है चलो। मैंने बोला हमको क्या करना है। तो ऐसा तो मेरा पता नहीं कहाँ गया वो तो अभी। तो इसका मेरे पास आंसर नहीं है कि मैंने कोई मेहनत की या कुछ किया। मेरे को तो प्रभु की कृपा हुई, सिर्फ उसको पीछे 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 पड़ गया और क्लास अटेंड किया। रोज मन के अंदर वो खुद ही बीतता गया। वो अपने आप काम होता है। आपको कुछ सरेंडर कर दो। बड़ी किश्ती के साथ मैंने अपनी छोटी कश्ती को रस्सी बांध दिया। मेरा पेट्रोल भी नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं लगा, मैं तो फ्री में उसके साथ साथ जा रहा हूँ। बड़ी कश्ती खींच के लेके जा रही है। ये मेरा इतना ही एक्सपीरियंस है भाई। इन्होंने पूछा बताओ, तो अभी इतना सबसे बेस्ट मेरे को लाइफ में जो इधर से मिला है, एक रिश्ता मिला है। किसके साथ? भगवान के साथ, जिसको मैं ढूंढता रहता था। भगवान कहाँ है, चलो तिरुपति जाते हैं, चलो आज वैष्णो देवी जाते हैं, आज इधर जाते हैं। दुनिया का कोई भी दरगाह इंडिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर कभी घर की मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढ रहे हैं। और इतना डरता था मैं पूजा से पाठ से कि कभी फूल कम पड़ जाते तो फिर मैं अरे यार ये देवी नाराज हो गई। जो जहां जाते थे एक फोटो आ जाती थी, बेटा कहीं पूजा मंदिर में गए वो दे दिए, साईं बाबा वाले कुछ दे दिए, फलाने बाबा वाले कुछ दे दिए, लक्ष्मी जी वाले वो लक्ष्मी दे दिए। एक एक मंदिर में जाओ उन लोग कुछ देते थे गिफ्ट। इतनी सारी हो गई थी मंदिर में। तो तोड़ कह रहे यार ये देवी नाराज हो जाएगी, टुकड़ा तोड़ के डाल दो, इसको एक टुकड़ा तोड़ के डाल दो। फिर इतना डर लग जाता था, अपने ड्राइवर को फोन करता था, जल्दी यार थोड़े 5-10 रुपए के फूल लेके आओ। फिर वो भाग के आता, अरे अभी तक फूल नहीं आए, अरे जल्दी लाओ यार देर हो रही है। इतना मेरा हाल था। ये वो मैं ये नहीं बोलता कि पूजा पाठ नहीं करना, खुद दुनिया में मेरे को तो भक्ति का तो फल है ये ज्ञान, ठीक है, और सबका अपना अपना है। लेकिन मेरा फियर बहुत हो गया था, ये क्या बोलेगा, वो क्या हो गया, ये मेरा हाल था। और अपना धीरे धीरे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, ये तो मेरा बाप है। अब तो मैं जाता हूँ अपने घर में भी, तो मेरे पास बाबा है, डैड, बाबा मतलब फादर, डैड मैं सामने घर जा रहा हूँ, डैड मैं फलाने काम पे जा रहा हूँ, डैड आप मैं इधर जा रहा हूँ आपको संभालना है, डैड मैं ये फलाने बिजनेस की डील करने जा रहा हूँ, आप बैठेंगे आप बात करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो इतना भी वो होगी, शांति होगी, बात बैठे हैं। अब जिसके पास फादर है वो बेटे को क्या तकलीफ है। तो एक कनेक्शन जो हुआ ना फादर एंड सन का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और नहीं तो फिर एक थॉट ही रह जाता था, या एक
क्या बोल सकते हैं इंग्लिश का वर्ड, उसको एक कॉन्सेप्ट रह जाता है कि आइडिया है कि ऐसा एक भगवान है। लेकिन अब तो एक रिश्ता है, बात करते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, कनेक्शन है, बोलते हैं, आप बैठेंगे, आप बात कराएंगे। जैसे हम लोग टीवी प्रोग्राम, अगर आप लोगों ने हमारा देखा होगा, कभी हिस्ट्री में भी आपने कभी मेरी शूटिंग में पहले दिन मैं गया तो मैं बोला क्या है इस टॉपिक, तो बोले नहीं कल। मैंने कल क्या, अभी बताओ, मैं लिख के लाऊं, क्या क्या पूछना है? बोले नहीं आप कुछ नहीं। अरे मैं बोले कल पूछना क्या है आपसे? बोले नहीं हैप्पीनेस कल सुबह बताएंगे। मैं तो डर गया, मैंने कुर्सी पे बैठा हूँ, सामने हैप्पीनेस अनलिमिटेड। अरे हैप्पीनेस अनलिमिटेड, अब बोल रहे तो क्या? और खूब सारा लेख लिखा के लेके गया। वो जिस दिन लिखा पड़ा किधर गया, मैंने बोला, उन्होंने बोला डैडी से बात करो, बाबा को याद करो और बोलो वो आएंगे और आपसे मुख से क्वेश्चन करवाएंगे। तो वो आए, उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, अपने आप आज तक नहीं लिखा, उस दिन से लेके आज तक एक भी मुझे ये नहीं मालूम कि अगला सवाल मैं क्या पूछूंगा, ये क्या बोलेंगे। और जिस दिन लिखा और सोचा कि हम करेंगे, उस दिन शूटिंग नहीं हुई। एक बार नहीं, 3-4 बार कैंसिल हुई। एक दिन तो कैमरा ही खराब हो गया, एक दिन तो स्टूडियो में पीछे वो ही खराब निकल गया, एक तो बीच में आधी दिन की शूटिंग में हम लोग पैकअप कर दिए, बोलो आज नहीं, बाबा नहीं आया। तो ये मेरा सामने प्रैक्टिकल अनुभव है कि वो पूछने वाला वही, बोलने वाला वही, करने वाला वही, कराने वाला वही, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इतना 100% एक वो मिल गया, इसका गारंटीड प्रूफ, क्योंकि मैं खुद करता हूं ना। आप मुझे अभी बोलो बैठ के वो बात करो, नहीं आती है। और कहां से सवाल आते हैं और इनको कहां से जवाब मिलते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। और एक दिन में कितने एपिसोड, 1-2 नहीं, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, 8 घंटे, 8 एपिसोड, 6 एपिसोड, 5 एपिसोड इन 1 डे करो। और कितने क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर, और कुछ बात नहीं करते, नो प्रिपरेशन, हम लोग कुछ नहीं करते। ये इतना अनुभव था। थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी राजयोग देखो, ट्राई करो, सीखो। যি চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৰিব নোৱাৰে সেই ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা সম্ভৱ। অৰ্থাৎ অসম্ভৱ সম্ভৱ কৰিব পৰা ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ বৈজ্ঞানিক যি দৃষ্টিভংগী, বৈজ্ঞানিক যি বিশ্লেষণ, প্ৰমাণ সহকাৰে আমাৰ মাজত উপস্থাপন কৰিব ডক্টৰ মোহিত গুপ্তাদেৱে। আহকচোন আমি ডক্টৰ মোহিত গুপ্তাদেৱৰ পৰা জানো ৰাজযোগৰ বৈজ্ঞানিক विश्लेषण। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राजयोग के सुंदर अनुभवों के बारे में। अभी जिस पैनल में हमने राजयोग के बेनिफिट्स के बारे में सुना, अब विज्ञान के दृष्टिकोण से अपने जीवन के अनुभवों से हमारे साथ राजयोग के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए डॉक्टर मोहित गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं। एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके वक्तव्यों को बड़े चाव से युवाजन और सभी पसंद करते हैं, सुनते हैं। उनके जीवन में राजयोग के अभ्यास से जो क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने महसूस किए हैं, उन सभी चीज़ों को उन्हीं के मुख से सुनते हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। शांति। दोस्तों, विश्व गुरु भारतवर्ष की सबसे श्रेष्ठ देन इस विश्व को राजयोगा मेडिटेशन की रही है। राजयोग और सकारात्मक परिवर्तन का आपस में बहुत बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि राजयोग हमारे जीवन में सकारात्मक विचार उत्पन्न कराता है और वही सकारात्मक विचार हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। आज से 40 वर्ष पहले जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण में आया था, छोटा सा था, तो मेरे मन में यही संकल्प आता था कि क्या मेडिटेशन से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज अगले 10-12 मिनट में मैं आपको अपने जीवन के 2 अनुभव रखूंगा। ये साइंस से बहुत प्रॉपर्ली बैक्ड अप हैं
और आपको अनुभव होगा, आपको ज्ञात होगा कि कितनी शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। विचारों के द्वारा हम असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे ही जीवन की 2 कहानियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कहानी दोस्तों मेरे जीवन की आरंभ होती है वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल दिया। 20 मार्च 2003 शाम को करीब 5:30 बजे मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आया था। थका हुआ महसूस कर रहा था। 2 दिन के बाद आया था और मेरे मदर ने मुझे भोजन दिया, लेकिन मैंने भोजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आप कम से कम आइसक्रीम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दीजिए। मात्र दोस्तों 7:30 बजे मैंने अपने हाथ में वो कप लिया और 10 सेकंड के अंदर मैं अपने फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मेरी सिस्टर, मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया और हॉस्पिटल लेकर गए। दोस्तों, जब अगले दिन मुझे आईसीयू के अंदर होश आया, आप देख रहे हैं, तो पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए और ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयाँ उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी। उनमें से 18 दवाइयाँ मेरे शरीर पर काम नहीं करती थी। रोज़ मुझे 16 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, 8 सवेरे और 8 शाम को। और टॉक्सिक अमाइकासिन के इंजेक्शंस पहले मेरे हिप्स पर लगते थे। जब वो छलनी हो गए तो रोज़ एनेस्थेटिस्ट आता था और 1-1 मिलीमीटर पर मुझे रोज़ प्रिक लगता था और वो इंजेक्शन मुझे लगाया जाता था। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूं कि उस पूरी यात्रा में मुझे दर्द ज़रूर होता था, लेकिन एक भी क्षण मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति नहीं की। दोस्तों, एक भी क्षण मैंने दुख की अनुभूति नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है तो मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों, करीब 3 साल की इस फाइट के बाद अल्टीमेटली 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आप देख सकते हैं 20 जून 2005 को इस ब्रेन की सर्जरी की गई और मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन मेरे मन में ये संकल्प आता था कि ऐसा हुआ क्यों है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने अपने जीवन में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, उसे वो प्राप्त होता था। लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि सब कुछ होते हुए भी, मेडिटेशन और ज्ञान योग का पालन करते हुए भी जीवन में मैंने कभी ना कभी अपने जीवन में बैलेंस को खो दिया, संयम को खोया। दोस्तों, संयम ही हमारे जीवन का आधार होता है। आज जीवन को कहीं ना कहीं मैंने समझा कि अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी मोड में हमारी लाइफ चल रही है। दोस्तों, सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमने अपनी लाइफ को करते करते ह्यूमन डूइंग्स में ही परिवर्तित कर दिया है। मुझे संकल्प में था कि अगर आज मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपनी सोच को ही परिवर्तित करना होगा। 20 जून 2005 के बाद, उस सर्जरी के बाद दोस्तों, करीब मात्र 6 महीने बाद, आप देखेंगे मात्र 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के जब दोबारा स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी और दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया, सारी टीम पूरी रिजिम को डिज़ाइन करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा इसको केवल मेडिसिन से ही हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, 1-2 साल मैंने मेडिसिन ली, कुछ भी असर मेरे ब्रेन पर नहीं हो रहा था। उस वक़्त करीब 15 साल मुझे ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलरली मेडिटेशन करते हुए थे। मैं हमारी एडिशनल चीफ दादी गुलजार के पास गया और दादी गुलजार से जाते ही वो बहुत हर चीज़ को सरल कर देती थी। उन्हें प्यार से बोला कि दादी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहित, तुम तो योगी हो, तुम राजयोग का प्रयोग अपने ऊपर क्यों नहीं करते। इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का कॉम्बिनेशन, एक डिस्कशन उस वक्त चल रहा था। मैंने भी कहा ठीक है दादी, मेरे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल यूज दिस पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन टू हील माई सेल्फ। उन्होंने ये कहा कि रोज मॉर्निंग में उठो, ग्लास पानी का योग करते हुए चार्ज करो और अपने ब्रेन को साकाश दो कि मेरे ब्रेन में बीमारी नहीं है। दोस्तों, रोज मैंने 3 बजे जनवरी 2006 से उठना आरंभ किया। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कहते थे यू आर अ साइंटिस्ट, तुम क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे पास नो ऑप्शंस हैं, मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। जनवरी 2006 से दोस्तों मैंने अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ किया। नित्य करता था, फेथ से करता था, विश्वास से करता था, बिलीफ से करता था। मैंने पूरे 1.5 साल कोई स्कैन नहीं कराया। मेरे डॉक्टर्स, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे कि आप कराइए, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती रही फॉलोअप कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। और आप देखिए
जनवरी 2006 से लेके जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो चुका था दोस्तों, विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन या किसी भी चीज का ना होना वो इसलिए है क्योंकि आज हम अपने जीवन में विश्वास नहीं करते। आज हम साइंस और जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स अपने हॉस्पिटल में करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आज हम लोगों की एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक्स को आज हम यूज करते हुए लोगों के स्ट्रेस, लोगों के तनाव को हम इतनी पावरफुल तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि ईसीजी के चेंजेस भी रिवर्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे क्या साइंटिफिक बेसिस है देखिए दोस्तों, आज एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो इस प्रकार से होता है। हमारी दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन ये एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं होती, इसके कारण हम योग करते हुए भी डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन मात्र 15 मिनट से 20 मिनट की मेडिटेशन के बाद आप देखिए आपके ब्रेन में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। आपके दोनों ब्रेन्स के अंदर समन्वयता और 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हार्मनी आपके ब्रेन के अंदर आ जाती है और ऐसा सिस्टम ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, स्टेबल होता है और बैलेंस्ड होता है दोस्तों। ये योग की शक्ति है, ये योग की पराकाष्ठा है दोस्तों। जहां आज हम लोग केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर्म करेंगे दोस्तों, कर्म करते हुए हमें केवल 50% सफलता मिल सकती है क्योंकि लेफ्ट ब्रेन कर्म के अंदर एक्टिवेट होता है। स्लाइड्स को रहने दीजिए प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल है। लेकिन दोस्तों जब हम योग का प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, वो राजयोग मेडिटेशन हमारे राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है और समन्वयता लाता है और संपूर्ण हीलिंग 100% सक्सेस हमको हर चीज में दोस्तों प्राप्त हो जाती है। हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। जब एक संकल्प आत्मा और मन से पावरफुल जाता है, हमारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमको कंप्लीटली हील कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका आधार है विश्वास। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग केवल योग लगाइए दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं मेरे अपने अनुभव के आधार पर कि राजयोग मेडिटेशन, योग जो है, यदि हम उसमें विश्वास करके यथार्थ रूप से उसको यूज करते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है कंसिस्टेंसी और बिलीफ इन योर ओन थॉट्स। दोस्तों मेरे जीवन की दूसरी कहानी जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए चेंज कर दिया दोस्तों, वो थी 2018 की कहानी। देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एन हेल्दी लाइफ। दोस्तों 2018 का वो दिन था, रात को सैटरडे का दिन था, 9:30 बजे का टाइम था। मैं ऑलमोस्ट अपना कार्य खत्म कर चुका था और घर जाने का समय था। सवेरे 6 से रात के 9:30 तक हम कार्य कर रहे थे। 9:30 बजे मेरे कैथ लैब के बाहर हलचल हुई और एक 22-23 साल का यंग लड़का, डेड बॉडी, पल्सलेस, बीपीलेस, ईसीजी फ्लैटलाइन, मैसिव हार्ट अटैक, उसको हमारे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आया गया और हमें कहा गया उसको ऑपरेट करिए। हमने कहा ही इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड, वी हैड नथिंग टू लूज। हमने उसको सपोर्ट सिस्टम पर दोस्तों डाला और सपोर्ट सिस्टम पर डालकर उसको ऑपरेट करना आरंभ किया। 1.5-2 घंटे तक हम उसकी आर्टरी से थ्रोम्बस निकालते रहे। उसका ब्लड प्रेशर राउंड अबाउट 50-60 पर स्टेबलाइज हुआ। हमने उसको ऑपरेट करके आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पर गया तो वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसको कभी अटैक हुआ ही नहीं हो। सब लोग बहुत खुश थे कि उसकी जान बच चुकी है, सब बहुत बिल्कुल लिटरली दे वर वेरी हैप्पी, उसकी फैमिली भी खुश थी। लेकिन दोस्तों वो दिन मेरे मन के लिए बहुत डिस्टर्बिंग डे था। मेरे मन में ये संकल्प आ रहा था कि 22 साल का लड़का जो कि स्मोकिंग नहीं करता, डायबिटिक नहीं है, उसके लाइफ के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ है। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी फैमिली से बात करना चाहता हूँ। वो मैरिड था, 4 महीने की बच्ची थी। उसके माता पिता आए और उन्होंने कहा कि आप हमसे बात करिए, इसकी वाइफ नहीं आएगी। अलग लेकर मुझे गए और मैंने कहा क्यों नहीं आएगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े साइड से कहा कि सर प्लीज़ इसके सामने मत करिए, और फिर साइड ले जाकर सीरियसली बोला ये वर्ज ऑफ डाइवोर्स पर है, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं। मैंने हाथ जोड़कर उनके आगे विनती कि आप मेरी तरफ से उस लड़की को फोन करिए और कहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप उसे बुलाइए। दोस्तों वो लड़की आई, उस छोटी सी 4 महीने की कोमल बच्ची को लेकर आई और मैंने सबको बाहर करके उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया था, बिठाया और मैंने कहा क्या हुआ आप लोगों के जीवन में। उन्होंने कहा सर मैं 6 डिजिट सैलरी अर्न करता हूँ,
मर्सिडीज चलाता हूं, मेरे पास 4 BH का फ्लैट है हमारे पास, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने एक दूसरे को 15 मिनट का भी समय नहीं दिया। हमने सामान इकट्ठा किया, हम एक दूसरे के साथ खाना खाने का भी हमें समय नहीं है। हमारी लाइफ में हमें लगा कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, ना खुशी है ना आनंद है। मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप सेपरेट तो हो ही रहे हो। मैंने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया, मैंने केवल उनको 2 बातें कही। आप 1 महीने के लिए 2 चीजें मेरे लिए करोगे? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा 1 महीने के लिए केवल 15 मिनट रोज एक दूसरे को देना आरंभ करो। रोज शाम को शांति से बैठो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के साथ बातें करो, खुश रहो, लेकिन एक दूसरे की बातों को एनालाइज मत करो। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम करेंगे। और मैंने दूसरी बात उस लड़की से कहा कि मैंने कहा इसको मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज करूंगा। ट्यूसडेज मेरी ओपीडी होती है, मैं इस बच्चे को तभी देखूंगा जब आप इसका हाथ पकड़ के अगले 4 हफ्ते मेरी ओपीडी में लेकर आओगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं जरूर करूंगी। दोस्तों वो दोनों अगले हफ्ते से नेक्स्ट ट्यूसडे आना आरंभ हुए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। दोस्तों आज 4 साल बीत चुके हैं। वो आज भी हाथ पकड़ के आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है और अपने डाइवोर्स पेपर्स उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। दोस्तों ये भारतवर्ष की संस्कृति है, भारतवर्ष का इतिहास है। यथार्थ राजयोग मेडिटेशन हमारे परिवारों को तोड़ता नहीं है दोस्तों, वो हमारे परिवारों को जोड़ता है। वो हमारे परिवारों में सुख शांति इसको जागृत करता है। दोस्तों ये हमारे भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास है। और तभी हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ही यंग, जो मैं 150 केस दोस्तों महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर ऑपरेट करता हूं, उसमें से 25% 18 से मात्र 30-35 वर्ष के होते हैं। उन सब बच्चों को मैंने इकट्ठा किया और उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स आरंभ किए जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। हम उनके तनाव को मेजर किया और हमने उनकी जेनेटिक यानी बायोलॉजिक एज को मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, आप हैरान होंगे। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे इन बच्चों की बायोलॉजिक एज थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। दोस्तों इनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मेरे मन में संकल्प आया ऐसा हो क्यों रहा है। जब हमने उन्हें रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज किया तो हमारे सामने आया कि 95% इन बच्चों के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस था, एंगर था, लैक ऑफ लव था, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ था। दोस्तों आज ये साइंस शो कर चुकी है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जिन लोगों के जीवन में तनाव रहता है, खुशी नहीं रहती, शुक्राना की भावना नहीं रहती, संबंधों में अच्छा सुख नहीं रहता, दोस्तों उन लोगों की जेनेटिक लेंथ कम होती है और इसलिए उनकी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमारे जीवन के अंदर सुख शांति और प्यार है, संबंधों में खुशी है दोस्तों, तो हम अपनी जेनेटिक लेंथ को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने जीवन की जीन्स को कंट्रोल करने का स्विच हमारे संकल्पों के पास है। दोस्तों योग के अंदर यह पराकाष्ठा है, यह श्रेष्ठता है दोस्तों कि हम अपने संकल्पों को सकारात्मक बना के अपनी जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लाइफ की हर चीज को मैनिफेस्ट डिफरेंट तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। वी हैव द पावर टू रीप्रोग्राम अवर लाइफ। आज साइंस दोस्तों, वो टाइम गया जब हम कहते थे कि ब्रह्मा कुमारीज में केवल आत्मा और परमात्मा की बात करें। वी हैव मूव्ड बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर टाइम। दोस्तों आज उस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, लोगों की जिंदगी बदल रही है, ला इलाज बीमारियों का इलाज हो रहा है। दोस्तों जीवन के अंदर सुख समृद्धि और शांति आ रही है। ये राजयोग मेडिटेशन जो एंशिएंट मेडिटेशन भारत का है, उसके अंदर दोस्तों ये शक्ति है। आज केवल जरूरत है तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने जीवन में टच और कंपैशन को लाना, दोस्तों करुणा को लाना। परमात्मा जब इस दुनिया में आते हैं तो वो डंडा लेकर नहीं आते, वो प्यार लेकर आते हैं। वो हर व्यक्ति को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं ताकि उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आए और वही जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है, सुख और शांति वाला, जो प्यार का है, पवित्रता का और आनंद का है, वो स्वरूप उसके अंदर दोस्तों जागृत हो। इसके लिए अपने मन को हल्का करना, अपने मन को नेगेटिविटी से मुक्त करना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है। वी हैव द पावर टू रीडिजाइन आवर थॉट्स। वी हैव द पावर कि हम अपनी संस्कृति को भी बदल सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब हमारा संकल्प चेंज होता है तो हमारी दृष्टि चेंज होती है। जब हमारी दृष्टि चेंज होती है तो हमारी कृति, हमारी वृत्ति, हमारी संस्कृति चेंज होती है दोस्तों। और हमारी संस्कृति के द्वारा भी हम अपनी सृष्टि को बदल देते हैं। ज़रूरत है केवल समय निकालना।
आज विश्व को संदेश दीजिए दोस्तों कि हर व्यक्ति को एक दिन में 1440 मिनट मिलते हैं और हम ब्रह्मा कुमारीज में आपसे मांगते हैं केवल आपके 20 मिनट, वो 20 मिनट आपकी संपूर्ण जीवन को, विश्व को सदा सदा के लिए दोस्तों बदल डालेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल एक लाइन आपको बताना चाहूंगा और इस बात को सदा स्मृति में रखिएगा दोस्तों कि आज का ये दिन आपके आने वाली जिंदगी का पहला दिन होगा। इस जिंदगी को कितना सुंदर और कितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इसका निर्णय केवल आपके और आपके हाथ में होगा। जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे दोस्तों, तो हमारा जीवन भी खुशी और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। ये जो स्वर्णिम संसार का जो हमारा सपना है, वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे संकल्प मात्र ही हमसे दूर है। शुक्रिया। ओम शांति। ওম শান্তি। আপোনালোকে ইমান সময় ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সমূহ অসমবাসীৰ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি থকা অগাধ বিশ্বাস আৰু মৰমৰ বাবেই আমি এই প্ৰতিবেদনটো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। প্ৰথম অধ্যায়টো আজি আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। দিনৰ ভিতৰতে আমি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় অধ্যায়লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। ওম শান্তি।